अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज पेशावर हाई कोर्ट ने ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ पर बिजलियां गिरा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान एक मरतबा फिर बहाल हो गया है। तमाम सियासी जमा तफरीक ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की इस बुनियाद पर नज़र आती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, ना बल्ले का निशान होगा, ना इमरान खान होंगे, ना ही उनके बड़े बड़े खिलाड़ी मुख्तलिफ हलकों में उनसे मुकाबला करना पड़ेगा और हम बाआसानी ख़ास तौर पर पंजाब में अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बड़े मार्जिन से शिकस्त देंगे क्योंकि मैदान में हरीफ नहीं होगा, मद्दे मुकाबिल नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ा रिलीफ मिला है। अब सवाल यह है कि इसको रिलीफ कहा जाए या इंसाफ कहा जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान उस वक्त बहाल हुआ है जब कागजात नामजदगी विड्रॉ करने में अब कुछ ही वक्त बाकी है। 2 दिन का वक्त है। 12 जनवरी रात 11:59 तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान भिजवा देगा। इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट कर दिए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अब बाकायदा इस डिसीजन के बाद एक पार्टी की तरह एक्ट करता हुआ बदकिस्मती से नज़र आता है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अभी तक बल्ले का निशान जो है उसके हवाले से सर्टिफिकेट ना ही इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर कोई अपडेट सामने आई है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास हुआ है और उस इजलास में अब ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कुछ देर पहले जो गुफ्तगू की मीडिया से वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। फॉर जो बैड सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए, अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से हमारा मुखालिफ बन गया है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगले 15 मिनट में अगर उन्होंने इलेक्शन सिंबल ना डाला तो वो एक कंटेम्प्ट होगी और अब फिर मेरा ख्याल है कौम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हाई कोर्ट भी बर्दाश्त नहीं करेगा और अदालतें भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और यही वो वक्त है जब मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ जो है वो उरूज पर है। किस सियासी जमात के साथ इत्तेहाद होगा, सीट एडजस्टमेंट होगी, कौन किसके हक में दस्तबरदार होगा। अब उस हवाले से काउंट डाउन जो है वो शुरू हो चुका है। वक्त कम है और इन्हीं 2 दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद हो, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद हो, चाहे मुस्लिम लीग काफ के साथ इत्तेहाद हो, ये तमाम मामलात इन्हीं 2 दिन में तय पाने हैं। उसके बाद जो इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनकी हतमी फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दी जाएगी। कागज़ विड्रॉ करने का टाइम गुजर जाएगा। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बहुत शिकायत था कि हमारे ख़िलाफ़ एक इदारे जो हैं वो सफ़ारा नज़र आते हैं, हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रेमेडी जो है वो तहरीक इंसाफ के हक़ में हमने देखी। गुज़श्ता चंद दिनों में इस इंतखाबी अमल के दौरान बहुत सारी शिकायत भी सामने आई, लेकिन फिर उन शिकायत का अजाला जो है वो फोरम्स के ज़रिए जो मुतल्लिका फोरम्स हैं वहाँ से होता हुआ नज़र आया। कागजात नामजदगी छीने जाने के वाक़यात अगर सामने आए तो फिर ये भी एक फ़ैक्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए। अगर ये एक फ़ैक्ट है कि स्क्रूटनी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया, तो फिर जो एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पर तहरीक इंसाफ को ज़्यादातर जो उनके मुस्तरद शुदा कागजात थे वो बहाल कर दिए गए, उनके हक़ में फ़ैसला आया। अगरचे इमरान खान साहब, जिनके हवाले से अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरतोड़ कोशिशें करते हुए नज़र आ रही थी, अब तकरीबन ये बात हतमी हो चुकी है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात का हिस्सा नहीं होंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में उनके जो कागजात हैं वो लाहौर के बाद मियाँ वाली से भी रिजेक्ट हो गए हैं और ट्रिब्यूनल्स में भी फैसला उनके खिलाफ आया है। तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात के हवाले से कितनी होपफुल है, किस किस्म की फ़िज़ा बनेगी। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनके इस्तीफ़े के ऊपर एक तारीख़ जो है वो डिफरेंट थी। साल
23 मेंशन किया गया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उनके सेक्रेटरी की तरफ से ये इस्तदा की गई कि 2024 तसव्वुर किया जाए इसको और मज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफ़ा मंजूर किया जाए। ये तमाम मामलात इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर हलचल मचा रहे हैं और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हाफिज़ एहसान खोखर साहब, माहिर कानून है। मुझे यहाँ पर हमारे स्टूडियो में नुमाइंदगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब, मेंबर कोर कमेटी भी हैं, माहिर कानून भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में एक फ़ैसला आया तो शुएब शाहीन साहब से करेंगे। शुएब शाहीन साहब, बल्ले का निशान आपको मिल गया, आप सेटिस्फाइड हैं? आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी हद तक अब जो शिकवे थे, शिकायतें थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, आपको लगता है वो दूर हो गए? देखिए, वो तो दूर नहीं हुई, लेकिन कौम को मुबारक हो, पूरी आवाम को मुबारक हो। ये आइन और क़ानून की फतह है। देखें, ये पार्टी का राइट तो है ही है, क्योंकि इसके साथ जुड़ी हुई है आपकी रिज़र्व सीट्स, इर्रिस्पेक्टिव के उसके अलावा क्या प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो असल बात है, देखें, पाकिस्तान की जनरली 70% आबादी नाखानदा है, और आप सराउंडिंग्स में उठाएं डेवलप्ड कंट्रीज़ में शायद सिर्फ नाम लिखा जाता हो। नाखानदा शख्स के लिए एक फैसिलिटी है कि वो पढ़ तो सकता नहीं है, उसके लिए एक निशान होना है, और वो निशान होगा एक पार्टी को। मसलन वो पीटीआई को वोट देना चाहता है तो उसके लिए निशान है बल्ला। वो शेर को वोट देना चाहता है तो उसका मतलब है कि वो नून को वोट दे रहा है, और अगर वो तीर को वोट देता है इसका मतलब है कि वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा है। तो ये वो फैसिलिटी है, ये अवाम का हक़ है, अवाम का हक़ है, जो अवाम का हक़ छीना जा रहा था। देखें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबके इसी तरह हुए हैं। 2 दफ़ा हमारे इलेक्शन हुए। चलो, पहले इलेक्शन पे आपको इतराज़ था, सेकंड इलेक्शंस के ऊपर आपका कोई इतराज़ नहीं आया, और आप एक किसी ऐसे बंदे के नाम से जो हमारा पार्टी वर्कर भी नहीं है, वो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर उठ के तो आप कहते हो कि नहीं, आपका तो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। यानी आपका क्लेम ये नहीं है कि हमारा इलेक्शन दुरुस्त हुआ, लेकिन आपका क्लेम ये है कि जिस शख्स का एतराज़ है वो एतराज़ करने वाला क्योंकि हमारा हिस्सा नहीं है। दोनों चीज़ें, पहली बात तो है कि हमारा एतराज़ दुरुस्त है, एतराज़ जो है ना हमारा ये दुरुस्त नहीं है हमारे खिलाफ, तो हमारा इलेक्शन दुरुस्त तौर पर हुआ। जो उन्होंने डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस दी थी, हमने उसके मुताबिक उसको फुलफिल करके दे दिया। और कोई ऐसी चीज़, देखें, इलेक्शन में धांधली का तस्वुर या ट्रांसपेरेंट ना होने का तस्वुर तो तब है जब आपने इलेक्शन कराए हों। इलेक्शन हुए हैं अनअपोज्ड डिक्लेयर हुए हैं। किसी एक वर्कर ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अच्छा, कागजात ही जब जमा नहीं कराए तो वो लोग जो आपके मेंबरशिप में ही नहीं है, लाखों की तादाद में मेंबरशिप है, जो मेंबर ही नहीं है वो कहे कि नहीं जी आपके इलेक्शन दुरुस्त नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? तो अगर इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी ना करे, किसी को वॉक ओवर देने की कोशिश ना करे, तो उनके लिए बड़ा आसान था। कोई ऑब्जेक्शन होता है, वो कहते जी इलेक्शन के बाद आप इसको दूर कर दें, दोबारा इलेक्शन करा दें, कोई और ऐसी बात कर लें। लेकिन ये कहना कि आपको बल्ले के निशान ही से महरूम कर दिया जाएगा क्योंकि अब महीने बाद इलेक्शन है और आपको पार्टी मौजूद है, पार्टी डिसॉल्व नहीं हुई, लेकिन आपको चूँकि इलेक्शन में इरेगुलरिटी है बकौल उनके, और इसलिए आपको बल्ले के निशान से महरूम हो गए। पूरे जो अवाम का एक राइट है, करोड़ों की तादाद में अवाम का जो राइट है, हमने उससे महरूम कर दिया। सही, अनफॉर्चुनेट। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि चूँकि इस वक्त जो सुपर लाडले और लाडले का तस्वुर जो आ रहा है, उनको फैसिलिटेट करने, उनको वॉक ओवर देने और इमरान खान और पीटीआई को पीछे धकेलने और उनकी एक पॉपुलरिटी से को क्रश करने और इमरान खान को जेलों में रख के ये तस्वुर किया जा रहा था कि जनाब ताकि मुस्लिम लीग नून को एक फैसिलिटी और फेवर मिल जाए और वॉक ओवर मिल जाए, और दैट वाज द ओनली रीज़न। सही। शुएब शाहीन साहब, आई कम बैक टू यू। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, मुझे ये बताइए, सवाल बल्ले के मिलने से ज़्यादा इस वक्त अहम सवाल तो यह है कि बल्ले का निशान रहेगा या नहीं और बैलेट पेपर पर छपने के लिए जाएगा या नहीं। तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है कि इलेक्शन कमीशन हमारे ख़िलाफ़ पार्टी बना हुआ है। टाइमलाइन ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें किस तरीके से इलेक्शन करवाती हैं सबको मालूम है। हर सियासी जमात के इलेक्शन जो हैं, कुछ लोग दावा करते हैं शायद जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात, रजिस्टर्ड सियासी जमात है जिसके इलेक्शन जो हैं वो बड़ी हद तक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होते हैं। अब 175 सियासी जमातों में से एक तहरीक इंसाफ है जिसके इलेक्शन पर एतराज़ होता है।
13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज करता है। 71 दिन का इंतज़ार किया जाता है। 23 नवंबर को फैसला सुनाया जाता है और फैसला ऐसे वक्त सुनाया जाता है जब मरदमशुमारी के नताइज शाया होने में 7 दिन बाकी हैं, इलेक्शन शेड्यूल आने में लगभग 22 दिन बाकी हैं और उनको ये कहा जाता है कि आप 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवा के रिपोर्ट जमा करवाएं वरना बल्ले का निशान नहीं रहेगा। हमारे सामने फैसला 22 दिसंबर को आता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए जाते हैं, बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है। 26 दिसंबर को सिंगल मेंबर बेंच पेशावर हाई कोर्ट का इनके फेवर में फैसला देता है। फिर एक हफ्ते बाद एक और सिंगल मेंबर बेंच जो है वो इलेक्शन कमीशन की इस्तदा के बाद दोबारा से बल्ले का निशान छीन लेता है पीटीआई से। और अब डीबी से जो फैसला आया है, डू यू थिंक कि ये सस्टेन करेगा या अगले 2 दिन में तहरीक इंसाफ के लिए कोई सरप्राइज आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीसा भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। एक मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2008 से लेकर 2023 तक एक प्रोग्राम करें कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जजमेंट्स दी हैं हमारे हाई कोर्ट्स ने या सुप्रीम कोर्ट्स ने, उसके ऊपर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नैरेटिव क्या रहा है और उसके अंदर किस हद तक ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को, रूल ऑफ लॉ को, आइन की जीत को, अवाम की जीत को, और उसके बाद ये है कि इस मुल्क के अंदर हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक सही सिमत की तरफ जा रही है। ज़रा आप इसके ऊपर एक प्रोग्राम कीजिएगा तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा नैरेटिव क्या होता है, हमारा एक्चुअल वर्क क्या होता है और हमारे इदारों के बारे में इज़्ज़त क्या है उस चीज़ के अंदर। अब दूसरा उस चीज़ के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर काम करती है तो वो अपने कुछ न कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाती है और उन स्टैंडर्ड्स की बुनियाद पे ये कहती है कि हम दूसरी पार्टी से अच्छे हैं, हमारा मैनिफेस्टो अच्छा है, हमारे वर्कर्स अच्छे हैं और हम इस मुल्क की ज़्यादा खदमत करना चाहते हैं। पीटीआई के अंदर जो एक इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं कहूँगा वो ये था कि हमेशा से पीटीआई ये क्लेम करती रही है कि हमारी पार्टी जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और हम इस मुल्क के अंदर जो दूसरी पार्टीज़ करती हैं, जो नॉमिनेशंस पे जाती हैं, हम उस पे नहीं जाते और हम इस मुल्क के अंदर भी और हम मौरूसियत के भी खिलाफ हैं। अब हुआ ये है कि पीटीआई को 2 दफ़ा ये सेटबैक आया है। एक दफ़ा उस वक्त सेटबैक आया कि जब 2013 के इलेक्शंस होने वाले थे और उस वक्त पार्टीज़ के अंदर जब कैंपेन्स करवाई गई, इलेक्शंस करवाई, आज तक वो जो लाइन है वो ब्रिज ही नहीं हो सकी और उसमें कई ग्रुप्स बने और उसका मेरा ख्याल है कि बहुत बाद में एहसास भी हुआ। दूसरा उसके अंदर ये था कि जब 2019 के अंदर पीटीआई ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट सिर्फ किताब की हद तक ही मौजूद है कि 5 साल के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और सारी पार्टीज़ जो है ये नॉमिनेशंस ही करती हैं। ये इंट्रा पार्टी का तो लफ्ज़ ही मेरा ख्याल है यूज़ नहीं करना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जी एक लॉ की रिक्वायरमेंट है। और जमात इस्लामी की तरफ भी आपने जिक्र किया, जमात इस्लामी के अंदर भी सारे जो वर्कर्स हैं उन्हें इस्तेहकाक नहीं होता, बल्कि उसके अंदर ये है कि उन वर्कर्स के अंदर से उन्होंने जो रुकन बनाए होते हैं और रुकन के अंदर भी कोई शख्स जो है वो अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं करता कि मैं इस स्लॉट का जो है वो हूँ, तो वो भी एक उनका एक अपना इंटरनल है। बच्चों की क्रेडिबिलिटी उसके अंदर इसलिए ज़्यादा है कि वो हर एक के अंदर जो है वो ना उस लेवल पे कैंपेन आती है ना उस लेवल के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं। अब ये है कि जब 2019 के अंदर आया तो 2021 के अंदर जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भी आप इलेक्शंस करवाएं, उस इलेक्शंस के अंदर वो सिलसिला उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर भी थी, ये मामला उस वक्त हल हो जाना चाहिए था। लेकिन चूंकि उसके अंदर सिलसिला ये था कि इनका 7.5-8 लाख वोटर्स जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इसके अंदर है और वो एक नैरेटिव भी उस चीज़ के अंदर था, तो वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ चली। फिर एक शो कॉज हुआ, फिर दूसरा शो कॉज हुआ और फिर जो एक हॉस्टिलिटी का एनवायरनमेंट था स्पेशली पीटीआई का लास्ट जो 2022 का आप समझें कि 21 से ऑनवर्ड्स जो था वो जब चलना चलाना शुरू हुआ तो उसका रिजल्ट्स फिर ये निकला कि जब आप फिर एक हॉस्टिलिटी की तरफ भी जाएं तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया के हर मुल्क के अंदर फिर आपको कॉमर्स का भी लिहाज रखना होता है। अब जब उस प्रोसेस के अंदर माइक्रोस्कोप्स लग जाती हैं, फिर वो लग जाते हैं ना उसकी। यहाँ तो ये है कि आप वो स्टैंडर्ड्स ना करें और अगर आप वो स्टैंडर्ड्स करते हैं तो फिर आप क्रिटिसाइज भी ना करें। और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और लीगल स्ट्रैटेजी में फर्क होता है। लेकिन हाफिज साहब ये तो तहरीक इंसाफ के भी बहुत से लोग कहते हैं ना कि उनका इलेक्शन कोई परफेक्ट इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन एक ऐसी सूरत में हुआ, बस सवाल ले लें, इलेक्शन ऐसी सूरत में हुआ जिसमें इनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी छोड़ चुके थे, जो मेन लीडरशिप है वो जेल में थी, कुछ मफरूर थे और ऐसी सूरत हाल में इन्हें कहा कि दोबारा इलेक्शन करवा लें। अब वो इलेक्शन उन्होंने करवा लिया। अब उनका ये क्लेम नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी एतराज है उसकी ओनरशिप वो इलेक्शन कमीशन क्यों ले रहा है कि ये एतराजात यूं समझें कि हमने बीड़ा उठाया है कि हमने तहरीक इंसाफ को, यानी ये तो अकबर एस बाबर और उनके दीगर पटिशनर्स हैं, दे आर दी
अफेक्टीज जो क्लेम कर रहे हैं। एक तो ये ऐसा कि अकबर बाबर का इस प्रोसेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना उसका लुक स्टैंडाई है, ना वो इंटाइटल्ड है, वो न कर ही नहीं सकता इस चीज़ के अंदर। ये असल इशू है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई। अब उसके अंदर ये है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के अंदर आई है कि मतलब हम दोनों पेश होते हैं, अदालतों के अंदर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं, लेकिन जब हम किसी अथॉरिटी के आगे कहते हैं कि जी हमसे ये गलती हुई है, हमारा ये प्रोसेस ठीक नहीं है, और चूंकि प्रोसेस के अंदर हमारा टाइम कंस्ट्रेंट्स था तो आप हमें रिलीफ दे दें, तो कोई भी अदालत आपको रिलीफ नहीं देती कि जब आपने उस चीज़ को कंसीड किया है। अब जब 23 नवंबर को एक आया ऑर्डर कि आपने 20 दिन के अंदर करवाने और 2 दिसंबर को इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शन का इशू नहीं है। इशू ये आया कि जब हियरिंग के अंदर आया तो इन्होंने खुद कहा इलेक्शन कमीशन के आगे कि जी चूंकि फेडरल जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं है, उसके अंदर उमर अयूब साहब के एज ए जनरल सेक्रेटरी भी ठीक नहीं है। हमने नहीं कहा ये ऑर्डर्स के अंदर लिखा हुआ है, आप काइंडली वो गलत लिखा है, वो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। हमने बल्कि एक्सप्लेनेशन दी है अच्छा, कि देखें एक सॉरी माफ, सेक्रेटरी जनरल एक पार्टी छोड़ गया है, नया सेक्रेटरी जनरल है, आप कैसे कहते हो कि पुराने सेक्रेटरी जनरल को लेकर आओ? नहीं, और अच्छा फिर कैसे कहते हो कि इलेक्शन कमिश्नर, ये हमारी मर्जी है कि कौन सा इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है हमने, और हमारे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आपका क्या एतराज? जो इनका काम है फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं, पब्लिक का, पूरे कौम का, पूरे मुल्क का, वो तो वो कराते नहीं है। हमारे इंटरनल इलेक्शन को कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अभी भी मैं आपको बताऊं, आप वो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का देख लें, उस ऑर्डर के अंदर अच्छा जो भी है, मैं मौजूद था उधर। अच्छा अब वो जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के अंदर इनके बकौल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रोसेस ये था, जो ऑर्डर कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, हमने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन का उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है। ये अब ये है कि ये मामला जो है ये जाके जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट जो भी इस पे फैसला, एक तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को टेक्निकल जस्टिस के तौर पे नॉकआउट नहीं होना चाहिए और उसको पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर रहना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट इस चीज़ के अंदर ये है कि आपकी जो लीगल स्ट्रैटेजी है वो आपके पॉलिटिकल नैरेटिव से ऑल टुगेदर डिफरेंट होनी चाहिए। पॉलिटिकल नैरेटिव आपका और होता है, लीगल स्ट्रैटेजी आप और होती है। अब आप देखें कि 2-3 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग थी लेवल प्लेइंग के अंदर, उसके अंदर ये था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सवाल किया इस चीज़ के अंदर कि आपकी इतनी कंप्लेंट्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उसका जवाब आया कागज किधर है, तो वो है नहीं है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए पार्टीज को इलेक्शन सही। इन शॉर्ट और खोखर साहब इन शॉर्ट जो आप बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपने लिए माइक्रोस्कोप खुद मंगवाई, क्योंकि वो मज़ाहमत कर रहे थे, रियासती इदारों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू चल रही थी, ये सारा माहौल क्योंकि था इस वजह से आ गया। वरना जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका 7 जनवरी का एक ख़त है जो मुस्लिम लीग नून को भेजा गया कि अगर एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के रिपोर्ट जमा ना करवाई तो उनको शेर का निशान नहीं मिलेगा। उन्होंने मिड जून में जाकर इलेक्शन करवाए, जैसे उनके इलेक्शन हुए, उस पर भी सबको एतराज़ है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एट ऑड्स नज़र आई रियासती इदारों के ख़िलाफ़, तो फिर गालिबन यही इस वजह से शायद ये हुआ है। नहीं, मैं आपको जिस चीज़ के अंदर बताऊं उसके अंदर पर्टिकुलरली अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बात करें, मैं एज ए लॉयर भी आपको करूँगा और शुएब साहब मेरी इस बात को सेकंड भी करेंगे कि हर वक्त हर जगह और हर प्रोपोजिशंस के ऊपर लड़ा नहीं जाता। किसी जगह कंसीड कर लिया जाता है, किसी जगह कन्विंस कर लिया जाता है, किसी जगह डोमिनेट कर दिया जाता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता ये है एज ए लॉयर या किसी भी आपका बड़ा ऑब्जेक्टिव उसके अंदर हो कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव से पहले अपनी लड़ाई को इतनी फैला रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब रेहान साहब मुझे कह रहे हैं कि आपको फौरन ब्रेक लेनी है। खोखर साहब बातें बड़ी दिलचस्प कर रहे हैं, लेकिन यही इनसे गुफ्तगू सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं शुएब शाहीन साहब और एहसान खोखर साहब, तो हमारे साथ पहले ही थे। साकिब बशीर साहब बड़े इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर हैं, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुझे फैसल करीम कुंडी साहब के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो अपने हलके में मौजूद हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और हलके की सूरत हाल ये है कि जब बिजली जाती है
तो इंटरनेट तो जाता है, मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स भी चले जाते हैं। अब ये मसला पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को दरपेश है और एक ऐसे वक्त में ये सियासी जमातें कैंपेन कर रही हैं जब इन्हें इन सवालात का सामना भी होगा कि पहले तो बिजली की लोड शेडिंग गर्मियों में और गैस की लोड शेडिंग सर्दियों में होती थी। अब गर्मियों में भी दोनों किस्म की लोड शेडिंग्स हो रही हैं और सर्दियों में भी, और ये अब आवाम के पास अपना मैसेज लेके जाएंगे किस किस्म के सवालात का सामना होगा। ये शहबाज शरीफ साहब और पीडीएम के दौरे हुकूमत में, खान साहब के वक्त में भी लोड शेडिंग तो ज़ाहिर है कि थी, लेकिन उस वक्त सर्दियों में जो है वो गैस की लोड शेडिंग होती थी, गर्मियों में बिजली की। अब दोनों किस्म की लोड शेडिंग का आवाम को सामना है। साकिब बशीर साहब, गुफ्तगू चल रही है, आप मुझे ये बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला तो आ गया, बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को दे दिया जाए, लीगल ईगल्स जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो क्यों सर जोड़कर बैठे हुए हैं? क्या कोई मनसूबाबंदी चल रही है इस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से? और बल्ले का निशान कब तक बाकी रहेगा? बैलेट पेपर पे पहुंचता नज़र आ रहा है कि नहीं? बैलेट पेपर पे बिल्कुल मुझे तो पहुंचता नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर इलेक्शन कमीशन गया भी तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनके हार जो है वो नहीं पहनाएगी, क्योंकि ये बड़ा इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बड़ा अहम मामला है। 22 दिसंबर को जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था, किसी भी जो समझदार बंदा है वो बेशक एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी हो, उसने भी इस फैसले को सपोर्ट नहीं किया था कि आप टेक्निकल बुनियादों पे एक पार्टी को साइड लाइन नहीं कर सकते। अगर बगैर निशान के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को सपोर्ट किया तो 2024 का इलेक्शन है, जिस हवाले से पहले ही बहुत सारी शिकायत हम देख भी चुके हैं, मंजरें आम पे आ चुकी हैं। तो अगर बल्ले का निशान भी ना दिया गया, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उससे ले लिया गया तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको सपोर्ट किया, तो ये उसकी इलेक्शन की शफाफियत पर बहुत बड़ा सवाल होगा। और मैं हैरान हूं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब भी ये मामला होता है सर जोड़ के बैठ जाते हैं। 250 सफ़े की उन्होंने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी कि बिल्कुल मतलब एक सिंगल चीज को भी उन्होंने नहीं माना। इवन जस्टिस जो मुसर्रत हिलाली हैं उनको ये कहना पड़ा कि सारी चीजें तो हमने मतलब मीडिया में देखी हैं कि लोग जो है वो उनके नॉमिनेशन फॉर्म खींच रहे हैं, छीन रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या आपको नजर नहीं आता? तो इलेक्शन कमीशन ने 250 सफ़े की रिपोर्ट बनाई और पेश कर दी कि सब कुछ ओके है। मेरा यह ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर जहां पे शिकायत आती हैं, और ख़ास तौर पर ये एक डिजिटल दौर है, इस दौर में शिकायत अगर आप एक मुनज़्ज़म तरीके से बड़ी शिकायत आए तो इलेक्शन कमीशन को खुद जो है नोटिस लेके उस पर जो है वो फौरी तौर पर रिपोर्ट लेनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी से, आईजी से। इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट लग रहा है कि वो जानिबदाराना है? नहीं, इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट वही बता रहा है ना कि जानिबदाराना नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो 24 दिसंबर को जो सूबाई पंजाब के सूबाई जो इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो बड़ी शॉकिंग थी। वो रिपोर्ट सवालिया निशान है, पूरी चार्जशीट है चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब के खिलाफ। तो उस रिपोर्ट के होते हुए तो हो सकता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा उनको रोक लिया हो, और वो रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ भी उन्होंने लिखा था कि उन्होंने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। तो उन रिपोर्ट्स की मौजूदगी में भी इलेक्शन कमीशन जो है वो फाइलों के मुंह भरने के चक्कर अफसरान के मामले पे साकिब भाई मैं आता हूं आपके पास। शुएब शाहीन साहब, मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि असल में तो ये सहूलतकारी हो रही है तहरीक इंसाफ की, तहरीक इंसाफ को फेवर किया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसका पॉलिटिकल फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो रहा है। इदारों में बैठे हुए लोग तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी आज भी कर रहे हैं। ये कौन से लोग हैं जो आपकी सहूलतकारी कर रहे हैं? साथ ही उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल साजिश तो हमारे खिलाफ हुई थी। 3 जर्नैलों का नाम लिया है उन्होंने कहा है कि जनरल राहील शरीफ उस इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा थे, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बन के मियाँ साहब को निकाला और जनरल फैज़ हमीद ने निकाला। ये तो सारे इल्ज़ामात जो आप किसी और पे लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम तो अब आप पे लग रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि जी हमारे हक़ में सहूलतकारी हो रही है। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब जेल में हैं, 200 से ज़्यादा मुकदमात उनके ख़िलाफ़, और कल भी ज़मानत का केस अभी आर्गूमेंट्स हो रहा था तो पुलिस पहुंच गई, GHQ हमला केस और 14 दीगर मुकदमात में जनाब हमने रिमांड लेना है। ये है हमारे साथ जो है ना सहूलतकारी हमारे हक़ में हो रही है। दूसरी तरफ आप उठा लें, नामिनेशन फॉर्म हमारे रिजेक्टेड, नामिनेशन फॉर्म जमा कराने वाले हमारे लोग गिरफ्तार, अगवा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमारे लोगों की, एक भी PMLN का ये बता दें कि उनके कागजात रिजेक्ट हुए हों, वो सारे फरिश्ते थे। और हमारी फर्स्ट लीडरशिप के 90% जो है वो कागजात रिजेक्टेड, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जा कर के बहुत सारे बहाल हुए और कुछ अभी नहीं हुए। और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं हुआ,
इवन प्रपोजर सिकंदर को उठाया गया, और जो तशद्दुद, जो बर्बरियत, जो जुल्म, इवन वकील नवाज शरीफ का वकील है अमजद परवेज, सरदार राज़िक परवेज इलाही का वकील है, ये 4-5 वकील जाते हैं, चूंकि परवेज इलाही की तरफ से पेश हो रहे थे, आरओ के दफ्तर से बाहर से उनको उठाया, जा करके गुजरात पुलिस ने बंद कर दिया, रात 8 बजे के बाद छोड़ा। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, पूरे पंजाब में हर जगह पे वकीलों को गिरफ्तार किया, बाकी तो छोड़ो जो नॉमिनेशन फॉर्म लेके जा रहे थे। जो कुछ हुआ है ये, अच्छा इलेक्शन कमीशन, हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पे एतराज़, तौहीन इलेक्शन कमीशन करने के लिए जा करके फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए सारा दिन वहाँ जेल में बैठे रहते हैं, उनको अपना काम नज़र नहीं आ रहा था। और ये मैंने उनको उनकी प्रोविजंस बताई इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, वो डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं और क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। एक डस्का में उनके बकौल कि जनाब वहाँ धांधली हुई थी, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया, उनके खिलाफ पर्चे भी कराए। यहाँ जब मैंने कहा कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करें, कहते हैं हाँ ये गलत हो रहा है मेरे आर्गूमेंट्स के दरमियान, लेकिन हम दूसरा बंदा लाएंगे वो भी यही कुछ करेगा। लेकिन सर नेट रिजल्ट, बात ये है कि मुझे बता दें, हमने ये जो आपके हवाले शिकायत थी, हमने उनको भरपूर तरीके से रिपोर्ट किया, लेकिन जो नेट रिजल्ट है, नतीजा है, वो भी हमने भरपूर तरीके से रिपोर्ट करना है। नतीजा ये है कि आपके कागजात नामजदगी भी सबसे ज़्यादा जमा हुए, और जो आपके खिलाफ फैसले गए थे वो ट्रिब्यूनल से आपके हक में भी आ गए। तो जाहिर है कि अगर आपके खिलाफ आप कह रहे हैं कि कोई जो है वो माहौल बन रहा है, तो आपके फेवर में भी बन रहा है। हाई कोर्ट के जजेस से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इंडिपेंडेंट है, कॉम्पिटेंट है, वो इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो उनके जिम्मे का काम था उन्होंने तो अपना कर दिया था। मामला सहूलतकारी का नहीं है, सहूलतकारी तो हमारे जो उनको हो रही है वो सब दुनिया देख रही है, कैमरे की आंख देख रही है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन एक बात तय है, जितना ये जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं, उतना नफरत इनके खिलाफ हो रही है, उतना PMLN ज्यादा नीचे जा रही है, वो उस जमीन के अंदर धंसती जा रही हो रहा है ना, इसका सियासी फायदा तो हो रहा है। अवाम को शऊर है ना, अवाम उठ खड़ी हुई है इनके खिलाफ। लेकिन अगर आपको फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं चाहिए, अगर आप बल्ले का निशान भी वापस ले लें, लीडरशिप को भी सारी को अंदर डाल दें, उनको सामने वर्कर कन्वेंशन भी ना करने दें, उनको कोई प्रोग्राम भी ना करने दें, बताएं लाहौर में एक तरफ जलसा हो रहा है नवाज शरीफ का, दूसरी तरफ एक छोटा सा वर्कर कन्वेंशन हमारे एक वकील ने रखा, जितने लोग अभी नहीं पहुंचे थे उससे ज्यादा पुलिस वाले थे, और एक बंदे को भी नहीं छोड़ा, जो आया सबको गिरफ्तार कर लिया, वकील समेत, उनके खानदान समेत, उनके बच्चों समेत, और उनको दहशतगर्दी के मुकदमात में डाल दिया। सिर्फ एक कसूर था। 2022 में हाफ सेंचुरी जलसों की तो आपने कर ली थी ना, वो आपके मुखालिफिन भी जलसा नहीं कर रहे, आप काउंटर हम कब कहते ना करें भाई, हमें तो कहते हैं वो भी करें, हमें भी करने का हक दें। मुझे इस मुल्क को अगर बचाना है, मुल्क की इकाइयों को बचाना है, मुल्क में अदम इस्तेकाम खत्म करना है, माशी तबाही से निकलना है, आपने एक हल है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। क्योंकि सख्त फैसले आप तभी कर सकते हैं जब आपको पब्लिक सपोर्ट होगी। डॉलर इनफ्लो तब आएगा आपके पास जिस वक्त आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, जब ओवरसीज आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। इन हालात में इस तरह का इलेक्शन आप अगर कराएंगे। शोएब शाहीन साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। इस मामले, ये भी बहुत अहम मामला है। जाहिर है कि इलेक्शन के बाद का मंजरनामा इस वक्त शायद बहुत सारे लोग उसको कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे। खोखर साहब, इस वक्त जिस तरीके का माहौल बन गया, तमाम सियासी जमातें एक ही दिन में एक इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं और शाम को उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये हमने देखा, पेशावर हाई कोर्ट निशाने पर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब 26 दिसंबर को फैसला आया बल्ले का निशान वापस लेने का, और मुस्लिम लीग नवाज तारीफ़ें कर रही थी पेशावर हाई कोर्ट की कि हक और सच की जीत हुई, पेशावर हाई कोर्ट जिंदाबाद। उसी रात जो है वो जरताज गुल वाला मामला हुआ, उस पर तहरीक इंसाफ जो दिन में तनकीद कर रही थी पेशावर हाई कोर्ट पर, वो रात को उनके गुन गा रही थी, और मुस्लिम लीग नवाज जो दिन में तारीफ़ कर रही थी, रात को उसने हदफ तनकीद बनाया हुआ था। इदारों के मामले में भी रोज़ाना की बुनियाद पर टेम्परेचर लोगों के चेंज होते हैं। ये कहाँ आ गई है सियासत? ईसा भाई, मैं इसको अब रियलिस्टिकली अब इस चीज़ को लेके आगे चलते हैं, चूँकि ये जो जिस प्रोसेस के अंदर हम हैं या जिस प्रोसेस के अंदर आगे हम जाएंगे, ये मुल्क को चलाना है, और 250 मिलियन का एक मुल्क है जिसकी 64% आबादी जो है वो 15 से 29 साल पे, और 60% ऐसे हैं कि जो 2 वक्त की रोटी नहीं करते। तो अब ये रियलिस्टिकली अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। रियलिस्टिक इस चीज़ के अंदर ये है कि जहाँ पे हम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात करते हैं, हमें अब इंस्टीट्यूशनल मिलाइनिंग जो है उससे अब निकल आना चाहिए। उसके अंदर ये जुडिशरी हमारी है,
ये एस्टैब्लिशमेंट हमारी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारा है, ये जितने भी इदारे हैं पार्लियामेंट और उसके बाद जो आपके जो है नीचे तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट करता है, ये हमारे, ये पहले हमें इसको मान लेना चाहिए। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि हमें एक दूसरे को अब स्पेस देनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का नैरेटिव इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग चला गया है, इन्हें थोड़ा थोड़ा अपने जो है वो पीछे हटना चाहिए और पीछे हट के ये एक कॉमन एजेंडा की बात करें। और एजेंडा क्या हो कि इस मुल्क के अंदर जो भी शख्स आए हुकूमत करे, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या करे, पाकिस्तान की गवर्नेंस के लिए क्या करे, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के लिए क्या करे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या करिए, महंगाई गरीबों के लिए क्या करे, ये एजेंडा आना चाहिए। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट ये आई है कि हर पार्टी जो है वो इस चीज़ पे कह ले कि अगर मैं जीता हूँ तो मैं इस मुल्क की खिदमत करूँगा, और अगर मैं हारता हूँ उस चीज़ के अंदर तो मैं अच्छी एक ऑपोजिशन के तौर पे काम करूँगा, ताकि जो उनकी कमियाँ, शॉर्ट कमिंग उसकी तरह जाए। एक साइकिल के अंदर हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा और मेजर ड्रास्टिक चेंजेस हम करने जाएंगे। अब हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर कि इलेक्शन की तरफ तो हम जा रहे हैं, और वो 1970 से आप देख लें कि जब भी इलेक्शन होता है उसका एक डिज़ास्टर ही आगे आपको निकलता है। इलेक्शन से पहले वो काम स्टार्ट होता है, इलेक्शन के दौरान वो क्लाइमेक्स पे जाता है, और जब रिजल्ट्स उसके अंदर आता है तो इतने उसके ड्रास्टिक रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। 70 देख लें, 77 देख लें, 85 देख लें, 88, 90, 93, 2007, 2, 8, 13, 18 और अब हम 23 से 24 की तरफ जा रहे हैं। कर गए आप। वही 97 मैंने आपसे कहा ना, 97 भी उसके अंदर है कि आप ये देखें कि उसके अंदर हुआ क्या है कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रेडिबिलिटी की तरफ चले गए हैं। उसके बाद अवाम नीचे से नीचे जा रही है। अब ये आया है कि वर्ल्ड बैंक, जिसको हम अक्सर कोट भी करते हैं हर जगह, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस और इकनॉमिक मॉडल जो है जिस तरह काम कर रहा है ये अब काम नहीं कर सकता। और उसके अंदर एक और ऑब्जर्वेशन आई है कि साउथ एशिया के अंदर जो है हम इस वक्त लो सुनने का, हमें ये दुख नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसकी हालत क्या है, हमें दुख ये है कि पाकिस्तान साउथ एशिया से नहीं। अब हमारी इस सारी स्टोरी के दो पिक्चर्स हैं। एक हमारी पिक्चर्स ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर इस्लामिक पावर है, दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपके पास है, JS-17 थंडर आप बनाते हैं, जो गेट्स हैं बहरी नेवी के आप उसके अंदर बनाते हैं, दुनिया की 7वीं बड़ी जो है वो आपकी पावरफुल आर्मी आपके पास है। कतर वर्ल्ड कप करवाए तो वो पाकिस्तान को लेके जाता है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उसकी यूथ है, 64% है, दुनिया के अंदर नेगेटिव जा रही है। आप चौथा बड़ा दुनिया का आपका मुल्क है जो आपके फ्रीलांस जो हैं, जो ITs के अंदर जा रहे हैं, जहां जहां पाकिस्तानी जाते हैं वंडर्स करते हैं, बिलियनर्स बनते हैं वहां के अंदर जाके। और जब पाकिस्तान की हम दूसरी तरफ हालत आप देखें, इंसाफ का 140 पे है, गवर्नेंस जो है पटवारी से लेके आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्सेसिबल नहीं है उसके अंदर, पुलिस जो है वो दिन रात पैसे लेती है, लोगों को तंग करती है। उसके बाद आप चले जाएं हॉस्पिटल के अंदर दवाई नहीं है, इमरजेंसी का आप देख लें, गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। बिजली जो है वो आपकी अफगानिस्तान से ज़्यादा हमने महंगी कर दी है, 62-63 रुपए पर यूनिट पे हम चले गए। गैस आपको सर्दियों में नहीं मिलती, बिजली, तो ये वो सारे इश्यूज हैं, वो ये दूसरा पाकिस्तान है। अब दूसरे पाकिस्तान को निकालने के लिए, पहली तरफ जाने के लिए यही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनको एक बड़े डायलॉग के अंदर जाना चाहिए, अवाम पे ट्रस्ट करना चाहिए, और जो अवाम फैसला करे डायलॉग तो किसी का मूड नजर नहीं आ रहा, और नहीं आएगा इसी के नहीं आएगा ना। कभी कोई एक टूल बनता है, कभी दूसरा बन जाता है, फिर तीसरा बन जाए, तो क्या ये विशियस सर्कल जो है ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, वो आप देखें कि दुनिया की आबादी जो है उसका 5वां बड़ा मुल्क हम पहुंच गए हैं, और हमारे बेसिक इश्यूज आप देख लें कि किस लेवल पे, तो किसी ना किसी ने तो रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व जो है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने करना है, इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स ने करना है, इन्हीं मेच्योरिटीज ने करना है। अच्छे लोग लेके आए, इलेक्टेबल्स की लिस्ट से अपने आप को निकालें, 1-2 दफा अपने अंदर भी साफ करें, मुल्क के अंदर आके रिफॉर्म्स करें, और वो रिफॉर्म्स ही इस मुल्क को आगे लेके खोगर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद बात कि इलेक्शंस मौजूदा सूरत हाल में ही होते हैं, उस सूरत में इन इलेक्शंस को कितना साफ शफाफ करार दिया जा सकता है, कहीं ये भी माजी की तरह मुतनाज़ा और मुतनाज़ा तरीन तो नहीं बन जाएगा। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिलाखिर हम अगले मरहले में आ गए हैं। इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अब ज़ाहिर है कि अगला मरहला उसका शुरू होगा। टिकटों की तकसीम जो है उसका मामला आ चुका है, लेकिन उससे पहले टिकटों की तकसीम पर शोएब शाहीन साहब से पूछने से पहले, साकिब बशीर साहब, तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट चली गई थी, फ़ैसला आया था, फिर 15 और 16 दिसंबर की दरमियानी शब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रात को खुली और फिर वो फ़ैसला हमने देखा। आरओज़ की तैनाती के हवाले से, अदलिया से लिए जाएँ, सिविल ब्यूरोक्रेसी से, फ़ैसला आ गया कि भाई सिविल ब्यूरोक्रेसी ही इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगी। वो जैसे करवा रही है, जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुआ उसकी क्या रेशो आ रही है, आगे वो ट्रिब्यूनल्स में जाके आरओज़ के फ़ैसले कितना सस्टेन कर रहे हैं? इस वक्त की जो मैंने सिंध हाई कोर्ट से भी चेक किया है, लाहौर हाई कोर्ट से भी चेक किया है और यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और ये अराउंड 95% उनके जो फ़ैसले हैं सारे जो वो कलअदम हो गए हैं रिटर्निंग अफसरान के। और जो सिंध हाई कोर्ट ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इलेक्शन कमीशन सामने खड़ा था, उनको कहा है कि इनकी आपने कोई ट्रेनिंग नहीं कराई, कोई काबिलियत नहीं है, कोई इनको पता नहीं है, और इन्होंने हमारा वक्त भी ज़ाया किया है, अपना भी ज़ाया किया है। छोटे छोटे मतलब 5000 किसी ने बिल नहीं जमा करवाया तो मर्जी आई उसका जनाब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। किसी ने कोई पीटीसीएल बिल नहीं जमा करवाया। मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी जो अगर नॉमिनेशन फॉर्म में लेके आया, ऑब्जेक्शन है भी तो आप कहें ये कल करके ले आए तो क्लियर हो जाएगा। तो वो लेके आए तो उनकी जो काबिलियत है, जो सलाहियत है, उस पर जो है वो बड़े सीरियस किस्म के जो है सवालात उठे हैं। और फिर जो हमने पीछे रिपोर्ट का जिक्र किया था, वो रिपोर्ट में बार बार इसलिए कहता हूं कि खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये रिटर्निंग अफसरान की जो है वो अहलियत नहीं थी या इन्होंने काम ठीक नहीं किया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए ओवरऑल तो रिटर्निंग अफसरान इस स्टेप में तो नाकाम नजर आए हैं। अब अगले स्टेप पे या अगर इलेक्शन में पोल डे पे ये बहुत बड़े चीज़ें हैं अभी तो होने वाली है, वहाँ पे क्या ये जो है वो अपनी प्रोग्रेस जो है वो दे सकेंगे जो देनी चाहिए शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से? सही खोकर साहब, अगर रिटर्निंग अफसरान के 95% फैसले जिसमें वो मुस्तरद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात, वो गलत साबित हो रहे हैं, आगे ट्रिब्यूनल में जाके क्लियर हो रहे हैं, तो फिर इससे ज़्यादा और आप किसको मुतनाज़ा कहते हैं? ये क्या किस तरीके से डिफेंड किया जा सकता है ऐसे? मैं आपको बताऊं, एक तो ये है कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है या पाकिस्तान का जो बाबू है वो इस सिस्टम से नाबल्द है। हमारी हाई कोर्ट्स के अंदर डेली जो है वो 70% केसेस जो हैं वो इसी सरकार के ख़िलाफ़ ही होते हैं। उसमें CD है, लोकल गवर्नमेंट है, RD है, LD है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। चूँकि एक माइंड फ्रेम ये है कि उन माइंड फ्रेम के अंदर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। एक नीचे SO जो है या एक क्लर्क जो उसको चढ़ा देगा और वो करके, और इस मुल्क के अंदर एक धक्का लगा दिया जाता है कि चल भाई हमने तो किया तो आगे जाके करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ इस ये है कि अगर इन 3 इलेक्शंस को आप देखें कि हमने 2013 के अंदर जुडिशल ऑफिसर्स लगाए, 2018 के अंदर हमने यही एग्जेक्टिव्स लगाए और 2024 के अंदर जो है वो फिर करने जा रहे हैं। 2013 के अंदर 2023 से ज़्यादा जो थी वो आपकी रिजेक्शन थी और वो आपके जुडिशल ऑफिसर्स थे। चूँकि प्रॉब्लम ये है कि इलेक्शंस करवाना एक आर्ट है और एक इसकी ट्रेनिंग। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 60 अरब रुपए से ज़्यादा इलेक्शन में खर्च करता है तो क्या पाकिस्तान के अंदर 144 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 144 अपने ऑफिसर्स को नहीं ट्रेनिंग कर सकता या उनको नहीं खड़ा कर सकता? वो असल ये है कि वो भी ये चाहते हैं कि पास ऑन बग किया जाए, चले कभी ये सारा नज़ला जो है वो जुडिशरी की तरफ चला जाए। और आपने देखा कि अल्टीमेटली इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर के अंदर 2009 का जुडिशल पॉलिसी मेकिंग आया कि यार हमारी जान छोड़ें, हम आपके पास नहीं जाते, अगर इलेक्शन करवाएं तब भी हम आम जलील करते हैं। ने तो बड़ा स्मार्टली फिर इसे अपने फेवर में। अच्छा, उसके बाद आप ये देख लें कि फिर ये है कि चलें एग्जेक्टिव को ब्लेम गेम शुरू कर। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो और जितने भी स्टेट इदारे वो आपको असिस्ट करें। आपके जब रिटर्निंग ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, आप उनको क्यों नहीं एम्पावर्ड करते कि भाई आपका ये काम है, ये एक फंडामेंटल। अब आप देखें कि हुआ क्या है कि आपने उन रिटर्निंग ऑफिसर्स को, डिस्ट्रिक्ट को रिटर्निंग ऑफिसर्स को आपने तकरीबन 850 के करीब लगाया। PTI ने उन्हें चैलेंज कर दिया। जिस दिन उनकी ट्रेनिंग होनी थी वो ट्रेनिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक ली। 15 को जो है वो प्रोग्राम शुरू होता है, 16 वाले दिन आपने नॉमिनेशंस पेपर लेने। और एक बंदा जो है, चाहे वो AC है, DC है, उसको पता ही नहीं है कि उस प्रोसेस के अंदर उसने जाना क्या है, ट्रेनिंग उसकी होने के। उसने क्या किया, अच्छा ये चीज़ है,
ये बिल इसे फारिग कर। अब अगला क्या हुआ कि फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नैरेटिव बना लिया बगैर सोचे समझे, और हमने मिलाइन शुरू कर दिया कि जी इसके पीछे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट आ गई या इसके पीछे इलेक्शन कमीशन आ गया। अब आप ये देख लें कि एक इंडिपेंडेंट फोरम के आगे गया, उन्होंने 95% आप उसको क्लियर कर दिया। तो ये जो मड स्लगिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग्स है, इलेक्शन कमीशन का प्रोएक्टिव ना होना या रिसोर्स को प्रॉपर इस्तेमाल ना करना, ये है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकिन होना चाहिए। और अगले इलेक्शन कहीं ना कहीं ये सवाल तो फिर रहेगा ना कि तहरीक इंसाफ सही पीट रही थी कि आप अदलिया से ही ले लें आरोप। अदलिया से तो मैंने आपको नहीं, बताया वो रिटर्निंग अफसरान जो है- नहीं अदलिया से आपने जो उनको मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा नजर नहीं आया कि उसमें गलती हो, नहीं, उनको पीपल्स पार्टी का सही, कोई बंदा नजर नहीं सही, आया कि उसको गलती हो। शुएब शाहीन उनको साहब- सिर्फ गलती नजर आई है तो सिर्फ पीटीआई के। शोएब शाहीन साहब, मामलात और भी बहुत हैं, इस मामले से जरा आगे बढ़ लें। टिकटों की तकसीम का मामला है। एक तो आपकी सियासी जमात कह रही है कि हमारे ऊपर इतना अताब है, हमारे लोग इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, हमारे लोग जनाब उठाए जा रहे हैं, हमारे लोग कैंपेन नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते। और फिर ये भी कहा जा रहा है, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की तो कोई वक़्त ही नहीं रह गई, को उनके उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। साथ ही खबरें चल रही हैं आप 4-4 करोड़ में टिकटें बेच रहे हैं। एग्जैक्टली चल क्या रहा है? अगर आप 4 करोड़ कोई दे रहा है तो इसका मतलब है कि कीमत तो फिर इस टिकट की हुई ना, जिसके पीछे अवाम खड़ी है। और जो ये नहीं, इसका मतलब है कि जो पीटीआई की टिकट लेगा वो जीती हुई सीट है। बात यह है कि ये इल्जामात दर इल्जामात कोई भी लगाता रहे, अगर कोई एविडेंस है तो लाएं, पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी जिसने लिया है या जिसने कोई ऐसी हरकत की है। आप शेख रशीद के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बताएं। देखिए, तो इमरान खान साहब फैसला करेंगे, कल हमारा आपके सामने फैसला आ जाएगा, कल मेरा ख्याल है पूरी लिस्टें भी शाये हो जाएंगी, सबके सामने आ जाएगा। फैसला इमरान खान ने करना है और गौहर साहब वो सारी लिस्टें लेके जा रहे हैं। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब से, उन्होंने कहा था कंसल्टेशन भी करें और जाएं आप, जा करके फाइन। तो आखिरी दिन अगर आपके वकलाकों को मसला आ जाता है, अब तो डॉक्यूमेंट्स भी पता चल रहा है स्कैन हो रहे हैं और ये सब कुछ, और आप नहीं कर पाते, आपकी टीम ने तो कोई होमवर्क किया हुआ होगा ना, किसको टिकट देने किसको नहीं देने। होमवर्क किया हुआ नहीं, वो है, बैरिस्टर हमारे गौर जो है, पास आज लिस्टें भी भी वहाँ बानी पे थे, हुई हैं। आज भी वो गए थे, कल वो नहीं जा सके बिकॉज ऑफ कल केस। परसों उनको वो गए, उनको मिलने नहीं दिया गया, 3 घंटे वो इंतजार करते रहे। हम अंदर थे, हमें कहा गया कि जी वो आए नहीं है बाहर। जब हम बाहर गए तो पता चला कि वो 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। वो जानबूझ कर उन्होंने डिले करने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज कंसल्टेशन हुई है और कल तक मेरा ख्याल है फाइनल हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। देखें, इमरान खान साहब ने फैसला करना है, अगर उन्होंने फैसला किया कि उनके मुकाबले में कुछ बंदा देना है इस तो वो आ इलेक्शन जाएगा। में हम हमारे पास देखें, हमारे पास मैं आपको बताऊँ ना, 9 मई के बाद यहाँ बैठ के सारे हमारे दोस्त जो अपोनेंट हमारी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पता क्या कहते थे कि आपके पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं मिलेगा। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हमारी पार्टी में आज भी मौजूद हैं, 7 से 14 कैंडिडेट होंगे हर हल्के में। और हमने ये अनाउंस किया था, सब वर्कर्स कैंडिडेट्स जो हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, वो अपने कागजात जमा करा दे। फाइनल फैसला कौन करेगा? इमरान खान साहब फैसला करेंगे। जिसको टिकट लड़ाई इस वक्त ये पड़ी हुई है शोएब शाहीन साहब के आपके कैंडिडेट जिनको आप टिकट दे देंगे वो तो होंगे, जिनको आप टिकट नहीं देंगे उनको बिठाएगा कौन? इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वो कागजात नामजदगी वापस नहीं लेने लगे। मैं सुने, मैं 47 में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहा गया है, लेकिन अभी फाइनल तो वज़ार सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन मैं 47 की बात कर रहा हूँ। मैं आज भी जहाँ जहाँ गया हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने, सारे पीटीआई के लोगों ने, मैंने खुद कहा है कि जो फैसला इमरान खान का होगा हम सब मानेंगे। और सारे वर्कर इसके ऊपर खड़े हैं कि जो इमरान खान का फैसला होगा सारे लोग उसको पाबंदी करेंगे, सब उसके साथ खड़े होंगे। देखें, मैं एक बात बताऊं, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन किसके साथ खड़ा है, आज हमारा जो वर्कर खड़ा होगा, लीडर खड़ा होगा, जो शख्स खड़ा होगा, पीटीआई उसके साथ, पीटीआई का वर्कर उसके साथ खड़ा होगा। आज हालत जंग है, यानी आज जिस कैफियत में पहुंचा दिया गया है पीटीआई को, वो ये नहीं देख रहे कि ये कमांडर है या ये सिपाही है या ये वर्कर है या ये लीडर है, सब इक्वल एट पार है। उन्होंने अवाम का जो पीटीआई है वो उनका वर्कर हर एक को उसी नज़र से देखता है कि आज हमने इमरान खान के दिए हुए पैगाम के मुताबिक जो उसका नॉमिनी होगा हमने उसको वोट सपोर्ट करना है। आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। जो जैसे हम कहते थे कि आपके पास हर हल्के में कैंडिडेट होगा, ये कहते थे आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा, कहते थे कि आपको तो सारी लीडरशिप छोड़ गई है, कोई जेलों में है, कोई जेलों में बंद है, कोई बाहर भागे हुए हैं, कोई एब्सकॉन्डर है, या जो भी कहते थे। लेकिन आज वक्त ने साबित किया है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी हमारे पास हैं और सबसे ज़्यादा टिकट लेने वालों की जो लाइन है वो भी हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो फैसला होगा लीडरशिप का वो सब मानेंगे। और बाकी इल्ज़ाम तराशियाँ कोई करते हैं, कोई कौन है, किस तरह है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। वो इंडिविजुअल वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, शोएब शाहीन साहब, साकिब बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ट्रिकी मामला होगा। तहरीक इंसाफ अपने बानी चेयरमैन के बगैर अगर इलेक्शन में जाती है, तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कि न्यूक्लियस ऑफ द पार्टी इमरान खान है, उसके इर्द गिर्द
उन्हीं का वोट बैंक है। वो जिस जलसे में जाते थे तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाते थे, जब वो जलसे में नहीं होते थे, सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप होती थी तो लोग इकट्ठे नहीं होते थे, उस नंबर में बाहर नहीं आते थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होगा कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की जो सपोर्ट बेस है वो बैलेट बॉक्स पर जाएगी नहीं जाएगी। दिल में मोहब्बत रखते हैं तो रखते रहे, मैटर कोई चीज़ करती है तो वो बैलेट पेपर पे करती है। कौन सी जमात इस तमाम प्रोसेस में अपने वोटर को निकालकर उसका वोट पोल करवाने में कामयाब होगी, दैट इज़ द क्वेश्चन जिसका हमें इंतज़ार करना होगा 8 फरवरी तक। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।